नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। कभी ऐसा हुआ है कि ट्रैफिक में फंसे हों और इतना गुस्सा आया हो कि पूरा दिन ही खराब हो गया, या किसी दोस्त की तरक्की देखकर मतलब खुशी तो हुई पर अंदर ही अंदर एक जलन की चुभन भी महसूस हुई। ये जो भावनाएं हैं, गुस्सा, दुख, जलन, डर, हम सब महसूस करते हैं। दिक्कत इनके होने में नहीं है। दिक्कत तब शुरू होती है जब ये भावनाएं हमें चलाने लगती हैं, जब कंट्रोल हमारे हाथ से निकलकर इनके हाथ में चला जाता है। और इसी कंट्रोल को वापस पाने की कला सिखाने के लिए आज हम एक बहुत ही खास किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं। थिबो मॉरिस की किताब मास्टर योर इमोशंस। और ये किताब मतलब भावनाओं को दबाने या खत्म करने की बात बिल्कुल नहीं करती, बल्कि उन्हें समझने और संभालने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम ये समझेंगे कि अपनी भावनाओं का मालिक कैसे बने ताकि वो हमारी ताकत बने, कमजोरी नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस किताब का जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी आइडिया है ना, वो एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली लाइन में छिपा है। आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप उनके ऑब्जर्वर यानी दृष्टा हैं। यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं क्योंकि ये लाइन जितनी सरल है उतनी ही गहरी भी है। आप अपनी भावनाएं नहीं हैं। हम तो रोजमर्रा की जिंदगी में यही कहते हैं, मैं दुखी हूं या मैं गुस्से में हूं। ऐसा लगता है जैसे हमारा पूरा वजूद ही उस भावना से जुड़ गया है। तो इस दूरी बनाने का असल मतलब क्या है? इसका मतलब हमारी पहचान से जुड़ा है। देखिए, जब कोई कहता है मैं दुखी हूं, तो वो अपनी पहचान और दुख को एक तरह से एक कर रहा है। लेकिन किताब कहती है कि इसकी जगह ये सोचिए, मैं अपने अंदर दुख को महसूस कर रहा हूं। अच्छा। इस एक छोटे से बदलाव से आप और आपकी भावना के बीच एक फासला पैदा हो जाता है। अच्छा। आप ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं और भावना पैसेंजर सीट पर। आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं। लेकिन ये समझना कि हम अपनी भावनाएं नहीं हैं, ये शांत मन से सोचना आसान लगता है। पर असल जिंदगी में जब कोई बहुत बड़ी भावना, जैसे किसी अपने को खोने का दुख, हम पर हावी हो, तब भी ये दूरी बनाए रखना कैसे मुमकिन है? क्या ये तरीका तब भी काम करता है? ये एक बहुत बहुत अहम सवाल है और किताब ये नहीं कहती कि ये आसान है, खासकर तीव्र भावनाओं के मामले में। लेकिन सिद्धांत वही रहता है। असल में बड़ी भावनाओं के समय ये दूरी बनाना और भी जरूरी हो जाता है। दुख की लहर में बह जाना और दुख की लहर को अपने अंदर से गुजरते हुए देखना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप ऑब्जर्वर बनते हैं तो आप उस भावना को बिना किसी जजमेंट के देख पाते हैं, आप उसे स्वीकार कर पाते हैं और यहीं से हीलिंग की शुरुआत होती है। जैसे ही आप ऑब्जर्वर बनते हैं, उस इमोशन की आपको जकड़ने की शक्ति कम होने लगती है, चाहे वो छोटी सी झुंझलाहट हो या गहरा दुख। ठीक है, तो पहला और सबसे बड़ा कदम है अपनी पहचान को अपनी भावना से अलग करना। इस फाउंडेशनल शिफ्ट के बाद पहला व्यावहारिक कदम क्या है? किताब के मुताबिक वो है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। और इसके लिए किताब एक बहुत ही सरल तकनीक बताती है, अपनी भावनाओं को लेबल करना, मतलब उन्हें एक नाम देना। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप असल में क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों, तब तक आप भावनाओं के कंट्रोल में रहेंगे और बस प्रतिक्रिया करते रहेंगे। लेकिन जिस पल आप रुक कर कहते हैं, ठीक है, जो मैं महसूस कर रहा हूं वो असल में जलन है, या ये गुस्सा नहीं बल्कि बेबसी से उपजी फ्रस्ट्रेशन है, उसी पल आप उस भावना की धुन से बाहर निकल आते हैं। ये तो ऐसा है जैसे अंधेरे में किसी अनजान चीज से डरने की बजाय आपने टॉर्च जलाकर देख लिया कि वो सिर्फ एक कुर्सी है। एक बार नाम दे दिया तो उसका अनजाना डर खत्म हो जाता है। और यहीं से अगला सवाल उठता है, ये भावनाएं आती कहां से हैं? यहीं पर किताब एक और गहरा विचार सामने रखती है। ज्यादातर भावनाएं वो सीधे सीधे किसी स्थिति से पैदा नहीं होती, बल्कि उस स्थिति के बारे में हमारे विचारों से पैदा होती हैं। अच्छा। सिचुएशन न्यूट्रल होती है, हम उसे अपने विचारों से रंग देते हैं। जैसे ट्रैफिक में फंसना, स्थिति तो बस इतनी है कि गाड़ियां रुकी हुई हैं, लेकिन एक इंसान सोचता है मेरी तो किस्मत ही खराब है, अब मैं लेट हो जाऊंगा, सब बर्बाद हो गया, और उसे गुस्सा और तनाव महसूस होता है। पर उसी स्थिति में दूसरा इंसान सोच सकता है, चलो 5 मिनट का ब्रेक मिला, कोई गाना सुन लेता हूं, और वो शांत रहता है। स्थिति एक, विचार अलग, तो भावनाएं भी अलग। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असली खेल स्थिति का नहीं, हमारे नजरिए का है, हमारे विचारों का है।
और अच्छी खबर ये है कि हम अपनी स्थितियों को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपने विचारों को दिशा देना सीख सकते हैं। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। जब गुस्सा या चिंता का विचार मन में आता है तो वो बहुत असली और जायज़ लगता है। उस पल में कोई अपने ही विचार पर सवाल कैसे उठाएं? किताब इसके लिए एक बहुत ही असरदार तरीका देती है। अपने विचारों पर सवाल उठाएं। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए जो एक तीव्र भावना पैदा कर रहा हो, बस एक पल रुककर खुद से एक सीधा सा सवाल पूछें, क्या ये विचार 100% सच है? 100% सच। ये दिलचस्प है। हाँ, मान लीजिए आपके बॉस ने आपकी ईमेल का जवाब नहीं दिया। आपके मन में विचार आया, उन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया, मेरी नौकरी खतरे में है। इस विचार से चिंता और डर पैदा हुआ। अब रुकिए और पूछिए, क्या ये 100% सच है कि उन्हें काम पसंद नहीं आया? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी ज़रूरी मीटिंग में हों, या बीमार हों, या उन्होंने ईमेल देखी ही ना हो? मतलब हज़ारों वजह हो सकती हैं। जैसे ही आप ये महसूस करते हैं कि आपका विचार सिर्फ एक संभावना है, कोई पत्थर की लकीर नहीं, उस विचार की आपको जकड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है। हम अक्सर अपनी धारणाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं, हकीकत पर नहीं। तो अगर हम अपने विचारों पर सवाल उठाकर भावनाओं को काबू कर सकते हैं, ये तो हुई एक तरह की दिमागी कसरत। पर क्या कुछ ऐसे काम भी हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं ताकि हम भावनात्मक रूप से और मजबूत बने? मतलब एक तरह की इमोशनल इम्यूनिटी बनाने के लिए। बिल्कुल, और किताब में इसका जिक्र है। इससे हम प्रोएक्टिव इमोशनल हाइजीन कह सकते हैं। इसमें सबसे पहला और शक्तिशाली टूल है आभार या कृतज्ञता। यानी ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, हाँ, आभार एक तरह का इमोशनल एंटीडोट है। ये लगभग नामुमकिन है कि कोई एक ही समय पर कृतज्ञता भी महसूस करे और गुस्सा या डर भी। जब आप जानबूझकर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास हैं, तो मन में जो कमी की भावना होती है वो दूर हो जाती है। आभार के साथ साथ किताब में एक और विचार है जो मुझे शुरू में बड़ा विरोधाभासी लगा था। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, एक्सेप्ट योर इमोशंस। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। अगर हमें गुस्से या दुख से छुटकारा पाना है तो हम उसे स्वीकार क्यों करें? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे अपनी नकारात्मक भावनाओं से लड़ते हैं। वे सोचते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए या दुखी होना कमजोरी है। लेकिन जब हम किसी भावना से लड़ते हैं तो हम अनजाने में उस पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। जिस चीज का आप विरोध करते हैं वो और मजबूत हो जाती है। तो लड़ने और स्वीकार करने में क्या फर्क है? यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर कोई जलन या गुस्से जैसी भावना को बस स्वीकार कर ले, तो क्या ये उसे उस भावना पर अमल करने का लाइसेंस नहीं दे देता? मतलब स्वीकार करने और सही एक्शन लेने के बीच का संतुलन कैसे बनाया जाए? ये एक बेहतरीन सवाल है। स्वीकार करने का मतलब उस भावना के आगे हार मान लेना या उसे सही ठहराना नहीं है। इसका मतलब है बस उसे एक तथ्य की तरह देखना, बिना किसी जजमेंट के। अच्छा। हाँ, इस वक्त मुझे जलन महसूस हो रही है। ठीक है, ये बस एक भावना है जो मेरे अंदर है। स्वीकार करने का मतलब है भावना को महसूस करना, लेकिन एक्शन का कंट्रोल अपने हाथ में रखना। आप जलन को स्वीकार कर सकते हैं बिना किसी के बारे में बुरा भला कहे। आप गुस्से को स्वीकार कर सकते हैं बिना चीखे चिल्लाए। स्वीकारती भावना के लिए है, व्यवहार के लिए नहीं। जब आप लड़ना बंद कर देते हैं तो भावना की ऊर्जा कम हो जाती है और वह एक लहर की तरह आकर चली जाती है। ये बहुत गहरा नजरिया है। और स्वीकार करने के अलावा किताब में एक और कमाल का तरीका बताया गया है जिसे अंग्रेजी में रीफ्रेमिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि हम किसी भी हालात को देखने का अपना नजरिया, अपना फ्रेम ही बदल दें। मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया क्योंकि ये हमें विक्टिम बनने से रोकता है और हमें पावर देता है। हाँ, ये नजरिए को बदलने की कला है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और रीफ्रेमिंग हमें दूसरा पहलू देखने में मदद करती है। बिल्कुल। मान लीजिए आपका कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया। एक फ्रेम से देखने पर यह बर्बादी है जिससे निराशा और दुख पैदा होगा। लेकिन अगर आप इसे रीफ्रेम करें और सोचें, इस नाकामी से मैंने क्या 3 जरूरी सबक सीखे जो मुझे भविष्य में सफल होने में मदद करेंगे, तो स्थिति वही रहती है, लेकिन आपकी भावना पूरी तरह बदल जाती है। निराशा की जगह एक नई ऊर्जा आ सकती है। हर मुश्किल अपने साथ एक तोहफा लेकर आती है, या तो एक सबक का या एक अवसर का। और ये सारी दिमागी कसरत तब और असरदार हो जाती है जब हमारा शरीर भी हमारा साथ दे रहा हो। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि हमारी शारीरिक और भावनात्मक सेहत
एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये बात तो मैंने खुद महसूस की है। जिस दिन नींद पूरी नहीं होती उस दिन छोटी छोटी बातों पर भी झुंझलाहट होती है, फोकस करना मुश्किल होता है। ये कनेक्शन जितना सीधा है हम उतना ही इसे हल्के में लेते हैं। सही कहा। किताब साफ तौर पर कहती है कि खराब नींद, अनहेल्दी खाना और एक्सरसाइज की कमी, ये सब हमें भावनात्मक रूप से कमजोर बनाते हैं। जब शरीर थका हुआ होता है तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मकता की ओर झुकता है। हमारा विल पावर कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ 7-8 घंटे की अच्छी नींद, पौष्टिक भोजन और सिर्फ 20-30 मिनट की एक्सरसाइज हमारी भावनाओं को स्थिर रखने में एक मजबूत नींव का काम करती है। शारीरिक आदतों के अलावा किताब एक और बहुत बड़े बाहरी प्रभाव की बात करती है जो हमारी नकारात्मक भावनाओं का स्रोत है, और वो है तुलना, कंपैरिजन। आज के सोशल मीडिया के दौर में तो ये एक महामारी की तरह है। हाँ, ये जलन, असंतोष और खुद को कम समझने की भावना का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। हम अपनी रोजमर्रा की साधारण जिंदगी की तुलना किसी और की एडिट की हुई, फिल्टर की हुई हाईलाइट रील से करते हैं और फिर दुखी होते हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसे जीता ही नहीं जा सकता। तो इसका समाधान क्या है? किताब कहती है, अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी की टाइमलाइन अलग है। दूसरों से अपनी तुलना करने की बजाय खुद से अपनी तुलना करें। क्या आप कल से बेहतर हैं? क्या आप कुछ नया सीख रहे हैं? फोकस बाहर से हटाकर अंदर लाना होगा। और ये बाहरी तुलना जब अंदरूनी बन जाती है तो वो हमारा सेल्फ टॉक यानी आंतरिक संवाद बन जाती है। हम खुद से कैसे बात करते हैं इसका हमारी भावनाओं पर सीधा और गहरा असर पड़ता है। मतलब अगर कोई गलती होने पर खुद को मनी मन कोसता है, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मुझसे हमेशा गड़बड़ हो जाती है, तो जाहिर है वो बुराई महसूस करेगा। बिल्कुल, हमारा अवचेतन मन हमारे ही शब्दों पर यकीन कर लेता है। अगर आप खुद को बार बार कहेंगे कि आप काबिल नहीं हैं, तो आप वैसा ही महसूस करने लगेंगे। किताब कहती है कि खुद से वैसे ही बात करना सीखें जैसे आप अपने किसी सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं, दया और प्रोत्साहन के साथ। गलतियों पर खुद को माफ करना और अपनी छोटी छोटी जीतों पर खुद की पीठ ठपठपाना, ये सकारात्मक सेल्फ टॉक हमारी भावनात्मक बुनियाद को मजबूत बनाता है। ठीक है, तो जब भावनाएं बहुत तीव्र हों और कुछ समझ ना आ रहा हो, उस वक्त के लिए किताब कुछ ठोस उपकरण यानी टूल्स भी सुझाती है। इनमें से एक है जर्नलिंग। हाँ, अपने विचारों और भावनाओं को कागज पर उतारना, ये एक बहुत ही हीलिंग प्रोसेस है। बिल्कुल, जब दिमाग में बहुत सारे विचार और भावनाएं एक साथ घूम रही हों तो सब कुछ एक उलझे हुए धागे के गोले जैसा लगता है। लेकिन जब कोई उन्हें लिखने बैठता है तो एक एक करके धागे सुलझने लगते हैं। अपने विचारों को लिखने से उन्हें एक बाहरी रूप मिलता है जिससे उन्हें ऑब्जेक्टिवली देखना और समझना आसान हो जाता है। ये मन का बोझ हल्का करने जैसा है। और लिखने के अलावा मन को तुरंत शांत करने के लिए किताब 2 और बहुत पुराने और असरदार तरीके बताती है। ध्यान यानी मेडिटेशन और गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग। ये दोनों ही तनाव और चिंता के लिए फर्स्ट एड की तरह काम करते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें तेज और छोटी हो जाती हैं, लेकिन जब हम जानबूझकर 4-5 सेकंड के लिए गहरी सांस अंदर लेते हैं और 6-7 सेकंड के लिए धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल भेजता है कि सब कुछ सुरक्षित है। इससे शरीर और मन दोनों शांत होने लगते हैं। ये रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। और इन सभी तकनीकों और उपकरणों के साथ किताब एक अंतिम और बेहद जरूरी विचार देती है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। भावनाएं अस्थायी होती हैं, टेम्पररी। ये बहुत जरूरी बात है। कोई भी भावना हमेशा नहीं रहती, चाहे वो कितनी भी अच्छी या बुरी क्यों ना हो। सही। भावनाएं मौसम की तरह हैं या बादलों की तरह। वो आती हैं, कुछ देर रहती हैं और फिर चली जाती हैं। इसका व्यावहारिक महत्व ये है कि जब भी कोई बहुत तीव्र भावना, जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा या बहुत ज्यादा दुख महसूस हो, तो उस स्थिति में कोई भी बड़ा या स्थायी फैसला लेने से बचे। सही बात है। क्योंकि वो फैसला उस अस्थायी भावना के असर में लिया गया होता है। जब भावना का बादल छट जाएगा तो शायद उस फैसले पर पछतावा हो। इसलिए तीव्र भावनाओं के क्षणों में रुकना और इंतजार करना सीखना बहुत बड़ी समझदारी है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो ये एक पूरी यात्रा की तरह है। इसकी शुरुआत होती है ये समझने से कि हम अपनी भावनाएं नहीं बल्कि उनके दृष्टा हैं। फिर हम अपने विचारों पर सवाल उठाना सीखते हैं जो इन भावनाओं को जन्म देते हैं। इसके साथ साथ हम आभार, स्वीकृति और रीफ्रेमिंग जैसे तरीकों से अपनी भावनात्मक इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं
और ये सब एक स्वस्थ शरीर और सकारात्मक आंतरिक संवाद की नींव पर खड़ा होता है। बिल्कुल, अंत में लक्ष्य यही है कि हम प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट करने के बजाय जवाब यानी रिस्पॉन्ड देना सीखें। प्रतिक्रिया जानवरों की तरह तुरंत और बिना सोचे समझे होती है, जबकि जवाब इंसानों की तरह सोच समझकर और नियंत्रण के साथ दिया जाता है। इमोशनल मास्टरी का मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि भावना और व्यवहार के बीच के उस छोटे से फासले में अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है। ये एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। इन तरीकों को लगातार अपनाने से धीरे धीरे कोई भी भावनात्मक रूप से मजबूत बन सकता है और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकता है। आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। किताब कहती है कि भावनाएं अस्थायी हैं, मेहमानों की तरह। वे हमारे मन के घर में आती हैं और चली जाती हैं। ये एक बहुत खूबसूरत उपमा है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर भावनाएं हमारे मन के घर में आने जाने वाले मेहमान हैं, तो ये फैसला किसके हाथ में है कि किस मेहमान को रात भर रुकने देना है, किसे घर का मालिक बना देना है और किसे बस विनम्रता से चाय पिलाकर विदा कर देना है।